आज कभी मोदी जी जीते हैं, कभी हारेंगे भी। आज जो आप 70 रुपये पेट्रोल का देते थे, 70 या 60 रुपये देते थे, उस समय पे आप लोग को दुख होता था, आप दे रहे हैं। आपने कहा चलिए हटाइए ऐसी सरकार को, हम मोदी को बिठाएंगे। मोदी आपसे 110 रुपये ले रहे हैं लीटर। सारा पैसा कौन खा रहा है? हम बॉटम रैंकिंग नेशंस में हैं पर कैपिटा इनकम में। और मैं रोती थी रात रात भर क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन डाइंग। नमस्कार, मैं हूं आहना भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं द CSR जर्नल का खास कार्यक्रम भारत का भविष्य। लोकसभा इलेक्शन के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम नेताओं को जनता से रूबरू कराते हैं। कैंडिडेट्स और नेताओं के खूबियाँ, उनकी कमियों को, उनके विजन फॉर डेवलपमेंट को जनता तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं ताकि व्हेन यू गो टू कास्ट योर वोट आप सही पार्टी और सही कैंडिडेट को चुन सकें। हमारे खास कार्यक्रम भारत के भविष्य में आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट प्रेजेंट है। मीट प्रियंका चतुर्वेदी, हु इज द शिव सेना UBT's मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड डेप्यूटी लीडर। वेलकम प्रियंका। थैंक यू सो मच हाना जी। लोकसभा इलेक्शन के चलते हुए रिसेंटली मैंने कहीं पढ़ा कि यू हैव क्रिटिसाइज्ड what happened in Surat with the opposition candidate being who got rejected, and you compared it with the Russian style of democracy. But one question I wanted to ask you कि अगर कैंडिडेट रिजेक्ट हो रहा है तो यहाँ लोकतंत्र पर सवाल कैसे उठते हैं? I'll tell you कैसे उठता है। देश में EVM में एक नोटा भी होता है। आज जब आप काफ़ी यंग हैं, काफ़ी आपके फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, वो कितने एक्साइटेड होते हैं अबाउट द आइडिया ऑफ वोटिंग। चलिए आपने किस उस पर बिना पे आपने रिजेक्ट किया कि उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, ये नहीं है, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि दूसरा कैंडिडेट खड़ा कर दें। आप प्रजातंत्र को ख़त्म कर देते हैं अगर आप किसी कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर कर देते हैं विदाउट वोटिंग। हो सकता है एक आम आदमी जाकर नोटा को वोट कर देता, नोटा को कर देता, भले ही नोटा जीतता नहीं, पर उनको एक फीलिंग होती है हमने वोट किया। तो जब आप ये दिखाना चाहते हैं कि आपको प्रजातंत्र के उसूलों से कोई लेना देना नहीं है, आपको आम जनता के वोट से कोई सरोकार नहीं है, तो ये रशियन स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी है। मैं रशियन स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी बताती हूँ। पुतिन ने भी अभी हाल ही में चुनाव लड़ा, आज वो ओथ ले रहे हैं, आज या कल लिया होगा उन्होंने, और जब उनका रिजल्ट आया, इलेक्शन रिजल्ट आया, 87% वोट्स उनको चुनकर भेजा। उनके प्रतिद्वंदी कौन थे? उनके प्रतिद्वंदी वो थे जिनको उन्होंने जेल भेजा था और वो भी मर गए, और वो वहाँ पे उनकी मौत हो गई। एक ही तो एकमात्र अधिकार है आपका 5 साल में, फिर आप रोते बिलखते रहिए कि पर कैपिटा इनकम, GDP, राशन पानी सब आप करते रहिए, पर एक ही तो आपको 5 साल में अधिकार मिलता है जो आप दिखाते हैं कि भैया ये हमने वोट किया है, और वो भी आप उनका छीन लेंगे तो अब क्या डेमोक्रेसी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार ऐसे क्रिटिसाइज किया गया है कि ही इज बिहेविंग लाइक अ डिक्टेटर। इस मामले में आपका क्या राय है, जानना चाहेंगे। देखिए, डिक्टेटर की जो टेंडेंसीज होती हैं वो पूत के पैर पालने में दिखते हैं। आपको पता है जब गुजरात में वो मुख्यमंत्री थे तो असेंबली होती ही नहीं थी। असेंबली 2 दिन की होती थी, जो सेशन होते हैं ना पार्लियामेंट के जैसे होते हैं, वैसे असेंबली सेशंस जो होते हैं 2 दिन के होते थे, और पहले दिन पे ही ऑपोजिशन को सबको सस्पेंड कर दिया जाता था। तो जो भी बिल पास करने होते थे दनादन पास हो रहे थे, वॉइस वोट करके, ये करके, क्योंकि ऑपोजिशन है ही नहीं। अब आप इंडिया में देखिए, आप रातों रात डीमोनेटाइजेशन ले आते हैं, नोटबंदी आ जाती है, ना कैबिनेट से आपने संपर्क किया, ना आपने देश के फिनेंस मिनिस्टर से बात की, ना आपने RBI गवर्नर को बताया, और सबने यही कहा हमें नहीं पता था। रातों रात आप आकर कहते हैं 500 और 1000 रुपये की नोट खत्म। फिर कोविड आया, कोविड में आपने क्या किया? 4 घंटे दिए जनता को और कहा कि पैकअप करो, लॉकडाउन है। ऐसे नहीं होता है। फिर आप, क्योंकि GST है, सेंट्रलाइज्ड फंड कलेक्शन है, आप राज्य सरकार को आपने मजबूर कर दिया है कि आप केंद्र की सरकार की तरफ देखिए फंड्स लेने के लिए। जब आपकी विपक्षी सरकारें हों आप उनको फंड्स नहीं रिलीज़ करते हैं, जहां आपकी सरकारें हों आप फंड्स रिलीज़ कर देते हैं। आप महाराष्ट्र में थी, आप मुंबई में अगर रही थी उस समय लॉकडाउन के समय पे, हमने क्या लड़ाई लड़ी है? हमने वैक्सीन के लिए तक लड़ाई लड़ी कि गुजरात में हमसे ज़्यादा केसेस नहीं थे, हमसे कम पॉपुलेशन है, पर हमें वैक्सीन्स नहीं मिलती थी। हमें मजबूर किया कि आप इंटरनेशनल बिड्स डालिए। अब आप प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देखिए, आज आपकी किसी की हिम्मत है, मजाल है किसी की कि टेलीविज़न चैनल की कि कुछ बोल दे और उनका चैनल बंद ना हो जाए। आज आप अगर गवर्नमेंट की नौकरियां देखते हैं, सबके सब कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, किसी के नौकरी परमानेंट नहीं है, और जो वैकेंसीज हैं उसको भर ही नहीं रहे हैं। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। इफ यू डोंट हैव ऑपोजिशन, यू डोंट हैव पीपल हु हैव अ वॉइस, you don't have a vote which has value, you have a man who thinks he is doing right, then there is a problem.
and that is why I call him a dictator. Priyanka, inflation has been a topic of continuous discussion and criticism, and तो ये चर्चे में रही है। तो रिसेंटली ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि 100 रुपया कम कर देंगे सिलेंडर के कुकिंग प्राइस गैस सिलेंडर्स, एंड आपने उनको क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि दिस इज एन इलेक्शन ड्रिवन स्टेप। आई वुड वांट टू हियर योर टेक ऑन दिस। सो वेरी क्लियर, जब सब्सिडाइज सिलेंडर था यूपीए के ज़माने में करीब 400 रुपये का आता था, कहने को आ रहा था ओपन मार्केट में 900, 1100, 1200 का, पर सरकार वो एक्सपेंस को अब्जॉर्ब करती थी जैसे आम जनता की पॉकेट पे वो चोट ना पहुँचे। केंद्र सरकार उसको अब्जॉर्ब करती थी और आपके हाथ में वो 400 रुपये का आ रहा था। अब उसका डिफरेंस 700-800 रुपये केंद्र सरकार को देना पड़े, आप लोगों को नहीं पता चल रहा था। और रोल बैक जो होता था वो होता था कि कौन सा केंद्र सरकार अब्जॉर्ब करेगी। अब आपने कहा था, एक दिल्ली के चुनाव हुआ था, मुझे याद है 2014 में, या चुनकर आए 2015 में पेट्रोल के प्राइसेस सबसे कम थे, यानी कोलैप्स कर गए थे। आपने हमें वादा दिखाया था, आपने वो अच्छे दिन का वादा दिया था कि अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो उस पर आप वार करने वाले थे। आपने 2015 के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में आपने भर भर के ये कहा था जनता को, मैं तो एक खुशनसीब लीडर हूँ कि मुझे ये प्राइज़ मिला। पर क्या वो जनता को मिला? आज जो आप 70 रुपये पेट्रोल का देते थे, 70 या 60 रुपये देते थे, उस समय पे आप लोग को दुख होता था, आप दे रहे हैं। आपने कहा चलिए हटाइए ऐसी सरकार को, हम मोदी को बिठाएंगे। मोदी आपसे 110 रुपये ले रहे हैं लीटर, और कहने को आपका लोएस्ट प्राइस पे पेट्रोल और डीजल अवेलेबल है देश में। सारा पैसा कौन खा रहा है? जिसका बेनिफिट जनता को ना मिले तो ये किसके पास रह रहा है? ऑयल कंपनीज को या केंद्र सरकार को? क्योंकि वो आपसे टैक्सेस ले रही है, उस पर सब दे रही हैं। हम कहते हैं आप टैक्स कम कर दीजिए, तो कहते थे स्टेट टैक्स कम करे। अरे आप क्यों नहीं कर सकते भाई साहब? 70 रुपये में ले रहे हैं, 110 रुपये में बेच रहे हैं, 40 रुपये आप कमा रहे हैं, उसमें से 2-5 रुपये कम कर दीजिए, जनता को राहत मिलेगी। अब मैं सिलेंडर पे आती हूँ। सिलेंडर 400 से 1200 हो गया है। आपने हम सब से जो भी घर हैं, जो केपेबल हैं, आपने कहा कि चलिए अपनी सब्सिडी हटाइए, सबने मन से दे दी। सब घर की महिलाओं ने, जिन्होंने कहा हमें 400-500 देने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, आप गरीबों को दीजिए, आप जो उन्होंने उज्ज्वला योजना की थी आप उधर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर उज्ज्वला योजना में भी आपने क्या किया? पहला सिलेंडर जो है सब्सिडाइज्ड है, बाकी सिलेंडर 600-700 का पड़ रहा है। आप बोलिए किसी गरीब घर में 700 रुपये का सिलेंडर पड़े सब्सिडी के बाद, और आपने जैसे सब्सिडी छोड़ी वो 1200 पड़े, और फिर आप कह दीजिए अरे राखी है तो मैं आपके लिए, बहनों के लिए गिफ्ट दे रहा हूँ, 100 रुपये कम कर रहा हूँ। भैया इतना पैसा अपने जेब में भरने के बाद आप बहनों को देख रहे हैं। आप जीडीपी दिखाते रहते, देखिए हम 5th लार्जेस्ट जीडीपी बने, हम 3rd लार्जेस्ट बनेंगे। पर कैपिटा इनकम की आपने जनता को बताया क्या सच्चाई है? हम बॉटम रैंकिंग नेशंस में हैं पर कैपिटा इनकम में। अगर आप 100 रुपये कम कर रहे हैं इतने रुपये बढ़ाकर, तो ये तो देश के साथ आप धोखा दे रहे हैं। प्रियंका, क्योंकि आप बहुत एक्टिवली काम करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो ये सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगी कि पिछले साल लगभग इसी समय हमने सब देखा कि हाउ 2 women in Manipur, they were gang raped allegedly and paraded naked on the open streets. And recently करण भूषण सिंह को जो टिकट मिला, ब्रजभूषण सिंह, हाँ, ब्रजभूषण सिंह son. So a person who is alleged of sexual harassment, being the president of a body like Wrestling Federation of India, के बेटे को उत्तर प्रदेश में लोकसभा टिकट देना, do you think ये जो बीजेपी सरकार है, ये this government is failing the women of India? वर्ल्ड रेसलर्स हैं, जब अवार्ड जीतती हैं प्रधानमंत्री खुद उनको बुलाकर कहते हैं ये मेरी बहनें हैं, और आज उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और वही 2 महिलाएं जब आपसे कहती हैं, रेसलर्स कहती हैं कि हमारे साथ गलती हुई है, गलत काम हुआ है, आप हमें न्याय दो, तो आप कहते हैं ये राजनीति कर रही हैं, ये हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश कर रही हैं। अरे वो जब जीती थी ना, वो हरियाणा की बेटी नहीं जीती थी, वो देश की बेटी जीती थी, और जब वो आपसे न्याय मांग रही हैं वो हरियाणा की बेटी हो गई। और आज तक आपने उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हटाया नहीं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हटाने तो दूर, आज उसके बेटे को आपने टिकट दे दिया। मुझसे लोग आकर कहने लगे अरे बेटे को दिया, बेटे ने क्या किया? तुमने ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देकर ब्रजभूषण सिंह की पीठ थपथपाई है। अब मणिपुर की बात करती हूँ। मणिपुर में इतने महीनों से हिंसा चल रही है, कुछ दिन पहले 1 साल हो गए। वो वीडियो 3 महीने से था, वो तो जब इंटरनेट बैन हटा तब देश के सामने आया। क्या प्रधानमंत्री और आईबी और इन सबको नहीं पता था क्या हुआ है? फिर भी आप चुप बैठे रहे। तो
अब मैं आपको कहती हूँ, वो कहेंगे कि अरे देखिए हमने महिलाओं को 5 किलो राशन दिया, महिलाएं कह रही हमारे 5,000 की नौकरियां हमारे बच्चों को दे दो, हमें ये 5 किलो राशन नहीं चाहिए आपसे। इसको आप अपनी वाह भी वाह कहते हो? 140 करोड़ की जनता में 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हो मुफ्त का, और कहते हो हमने मुफ्त में दिया। आपने क्या मुफ्त का दिया? आपने सबसे जीएसटी लिया है, 28% जीएसटी आप गरीबों से भी मार रहे हैं, और फिर कहते हैं देखिए 2 लाख करोड़ का हमने काम किया है जीएसटी करना का। अब मैं आपको बात करती हूँ महिला रिजर्वेशन बिल की। उन्होंने बड़ी पीठ थपथपाया, हम सब ने, मुझे बहुत इस बात की खुशी हुई कि एक जन नहीं था राज्यसभा में जिसने उसके अगेंस्ट वोट किया होगा। पर आपने कब रिजर्वेशन लागू किया है? दो आपने चीज़ें रखी है कि जब डीलिमिटेशन होगा, यानी 543 सीट्स हैं, वो जब बढ़ेंगी 800 सीट बढ़ेंगी, तब महिलाओं को हम रिजर्वेशन देंगे, यानी डीलिमिटेशन पहले वो, और फिर हम सेंसस करेंगे, फिर हम करेंगे। तो यानी हमने 2029 तक टाल दिया। दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। दुनिया में आज मुझे बताइए कि कोई भी कंट्री हो जो एक कानून पास कर देती है और कानून लागू नहीं होता है, कोई पोस्ट डेटेड लागू होता है। तो इन्होंने तो महिलाओं के खिलाफ ही काम किया है, महिलाओं के साथ में रहकर काम कुछ नहीं किया है। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का बात करते हैं। इजी सो उद्धव ठाकरे जी और श्री एकनाथ शिंदे जी दोनों शिव सैनिक है। सो आपका ओपिनियन थोड़ा पूछेंगे यहाँ प्रियंका कि ये इन दोनों का अगर कुछ 2 अच्छी क्वालिटीज़ और 2 नॉट सो गुड क्वालिटीज़ अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? उद्धव जी की क्वालिटी ये कहूँगी कि ही इज़ अ फाइटर, एंड द सेकेंड थिंग इज़ ही इज़ ऑनेस्ट, थर्ड इज़ हिज कमिटमेंट टू द पीपल ऑफ महाराष्ट्र और ख़ास करके मुंबई। अब रही एकनाथ शिंदे की एक अच्छी क्वालिटी कि गद्दारी कैसे करते हैं, उन्होंने देश के सामने एक प्राइम एग्जाम्पल दिया है, और ये क्वालिटी जनता देखकर सीखेगी कि कुछ भी बनो पर ऐसा ना बनो। दूसरी क्वालिटी कि किस तरीके से जब कोई बीमार पड़ा था और आप पे विश्वास रखकर ध्यान दिया था कि आपको ये जिम्मेदारी दी है, आप ये जिम्मेदारी निभाना, आपने उस पर पीठ पे खंजर घोंपने का काम किया। रातों रात आपने जो निर्णय लिया वो जनता फिर से देखेगी। उद्धव जी के अगर बात करेंगे तो हम लोग ने देखा है कि सीएम की कुर्सी पाने के लिए उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया है। अब हालात ये है कि नंबर ऑफ सीट्स अगर ज़्यादा मिल जाता है शिवसेना को, क्या चांसेस है प्रियंका कि बीजेपी के साथ वो हाथ नहीं मिलाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाया था। उनके साथ जो गलत काम हुआ था, अलायंस धर्म निभाने का काम बीजेपी ने नहीं किया था, जो प्रीपोल अलायंस की अंडरस्टैंडिंग थी उसको निभाने का काम नहीं किया था, उसको करेक्ट करने के लिए उन्होंने ये हाथ मिलाया था। मैं मुंबई में, क्योंकि मैं भी मुंबई में थी उस समय पर, और हम देख रहे थे कि हम जान रहे थे सेकेंड फेज़ आने वाला है। अगर आप पैंडेमिक्स का नेचर देखेंगे, अगर साइंटिफिकली ट्रैक करेंगे, तो पैंडेमिक का नेचर रहा है फर्स्ट फेज से ज़्यादा तगड़ा सेकेंड फेज होता है। उद्धव जी को ये बिल्कुल समझ में था कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, चीज़ों की क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या किस तरीके से जो एकदम गंभीर अवस्था में होंगे। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जो मैंने उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग जो कहते थे हमें सीधा हॉस्पिटल में एडमिट होना है, मैं उनसे कहती थी कि अभी आपका ऑक्सीजन कितना है, क्या मेजरमेंट आ रहा है ऑक्सीमीटर पे। अगर ऑक्सीमीटर पे 92 के नीचे है तो ही आप हॉस्पिटल में आप जाकर बेड ऑक्यूपाई करिए, वरना आप घर में ही आपका इलाज हो सकता है। मेरे बेटे को भी बहुत सिवियर कोविड हुआ, पर मैं उसको हॉस्पिटल नहीं लेकर गई, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप बीएमसी हो, स्टेप बाय स्टेप उद्धव जी खुद फेसबुक पे आकर बोलते हो, हमें पता था कि ये स्टेप बाय स्टेप हमें ट्रीटमेंट करना है। और दोनों टाइम मेरे बेटे, 2 बार कोविड हुआ, दोनों टाइम मेरा बेटा हॉस्पिटल से उभरा विदाउट गोइंग टू द हॉस्पिटल। तो यानी कौन सी सेंस ऑफ अर्जेंसी है वो आप हॉस्पिटल लेकर जाएं, कौन सी इंपॉर्टेंट है वो आप लेकर जाएं। और वो मैं महाराष्ट्र में जब थी, हमने ऑक्सीजन की भी व्यवस्था ये सब की हुई थी। मुझे दिल्ली से फ़ोन आते थे और मैं रोती थी रात रात भर, क्योंकि प्रेग्नेंट विमेन डाइंग, विमेन हु आर डेस्परेट फॉर अ बेड डाइंग। दिल्ली से भागकर वो लोग उत्तर प्रदेश जाते थे, उत्तर प्रदेश में उनकी मौत हो जाती थी। आई एम सॉरी आई गेट इमोशनल, पर ये हुआ है। और एंड एट दैट पॉइंट यू फील सो यूजलेस कि हम क्या कर रहे हैं। तो उस समय पर मैं कहती हूँ कि मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने नहीं किया, उन्होंने किया कि उनके साथ गद्दारी हुई। 25 साल का अलायंस, और हम अलायंस कब था हमारा बीजेपी के साथ? जब हम सत्ता में नहीं थे। क्या बीजेपी सत्ता में थी और हम सत्ता का मौज ले रहे थे? नहीं ले रहे थे। हम उनके साथ विपक्ष में खड़े हुए थे। हम उनके साथ तब खड़े हुए थे जब नितिन गडकरी जी एज ए बीजेपी चीफ वॉज एट हिज लोएस्ट फेज,
जब 2004 में 2004 और ये 2014 में जब 2009 में जब उनकी सरकार गिरी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के, हम तभी भी उनके साथ खड़े रहे। प्रियंका, ये साल के शुरुआत में बहुत धूमधाम से राम मंदिर इनॉग्रेट किया गया अयोध्या में। पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक चर्चा होता रहा इसके। तो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ टेम्पल्स। वी हैव एज ओल्ड टेम्पल्स, कई 100 साल 1000 साल पुराने टेम्पल्स भी है, एंड अ लॉट ऑफ दीज टेम्पल्स आर इन dilapidated condition. They are almost, a lot of these temples are almost in ruins. What is the way forward, you know, to preserve this? देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इतना उत्साह इसलिए था क्योंकि ये 500 साल की हमारी लड़ाई थी, और ये लड़ाई उस आधार पे थी कि यहाँ पे हमारी जन्मभूमि भगवान श्री राम, जो हमारे आस्था का विषय है, हमारे धर्म का विषय है, उनकी वो जन्मभूमि थी। लीगल तरीके से हमने लड़ाई लड़ी, और वो लड़ाई लड़ने के बाद बहुत लोगों की शहादत हुई, बहुत लोगों ने इसके लिए काफ़ी समय अपना दिया, और उनका मानना था कि जब तक भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बनता है तब तक वो लड़ाई जारी रखेंगे। और मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बाकी सारे पक्षों को सुनकर उन्होंने एक ऐसा लीगल निर्णय लिया जो अनडिस्प्यूटेबल है। अब रही बात वो प्राचीन मंदिरों की, मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है, अभी राम मंदिर बनने से पहले नवंबर में आदित्य जी ने मुझे समय दिया था, और हमने मथुरा में एक 500 साल प्राचीन मंदिर था, वो 500 साल प्राचीन मंदिर का जो जीर्णोद्धार करना था वो MP लैड फंड से नहीं हो सकता था, क्योंकि MP लैड फंड्स भी जो होते हैं वो रिलीजियस जो वो होते हैं रीडेवलपमेंट, उसके लिए नहीं होते हैं, रिलीजियस साइट्स के लिए। तो वो मुझे हाथ रोके बैठा था, और साथ में महाराष्ट्र से हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में मेरा कोई बनता नहीं है कि वहाँ पे बनाऊँ। तो मैंने कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज़ को अप्रोच किया, वो लोग काफ़ी इंटरेस्टेड थे, पर उन्होंने कहा कि ये हमारे CSR के दायरे में नहीं आता, ये भी CSR के दायरे में नहीं आता है। तो मुझे सुनकर अचंभित हुई कि आप इतना बड़ा, हम लोग एक राम मंदिर बनाने जा रहे हैं, एक ऐसा राजनीतिक पक्ष है जो उसका पूरा राजनीतिक फ़ायदा उठाने का काम करता है। CSR में बहुत सारे फेरबदल हुए, तो अब CSR में आप ये क्यों नहीं इंक्लूड कर देते हैं कि जो प्राचीन मंदिर हैं, जिनको डिलैपिडेटेड हैं, इतने सालों से लोग अपने बलबूते पे कर रहे हैं जितना कर रहे हैं, पर वरना गिर जाएंगे तो हमारा इतिहास खत्म हो जाता है, तो आप उसको CSR के दायरे में लाइए। मैंने ये चिट्ठी लिखी थी फिनेंस मिनिस्ट्री को, मैंने ये चिट्ठी लिखी थी कल्चर मिनिस्ट्री को, पर मुझे इसका कोई जवाब नहीं आया। बहुत सिंपल ट्वीकिंग है टू इन्वॉल्व कॉर्पोरेट हाउसेस टू मेंटेन दी स्ट्रक्चर्स। आप लोग पावर में आए तो व्हाट आर द चेंजेस sitting in Mumbai or sitting in India? What are the changes can we as Indian citizens expect to see? I think the most important change that we will see is that a rule of law will come into place. दूसरा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे जो कारोबार हैं विदेशों में जा रहे हैं, पॉलिसीज़ ऐसी नहीं थी, तो we will make policies more driven for the future. The most important part that we are working on is blue ocean economy. अभी आप सोच रहे, आपको G20 में आपने सुना होगा कि कैसा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला है, यूरोप, UAE, इंडिया का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। उसकी कल्पना हमने ऑलरेडी की थी कि कैसे हम अपना बिजनेस थ्रू ओशन, क्योंकि वी हैव पोर्ट्स, वी हैव सीज, वी कैन यूज ट्रेड रूट थ्रू दैट, एंड ये सबसे सिल्क रूट के समय पे ये रूट होता था, तो इस रूट को कैसे रिवाइव करेंगे। सो दोज आर थिंग्स विच वी हैव वर्कड ऑन। Women should have, places to stay, safety. Those are priorities. Youth should have jobs. हमारा मानना बस एक है, दिल में राम हाथ में काम। Any message you want to share for our viewers? The only message I would want to give to all your viewers is that 20 तारीख को मुंबई में चुनाव है, महाराष्ट्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चुनाव है। आप देख रहे हैं 4 पार्टी की जगह अब 8 पार्टीज़ हैं आपके सामने, पर वो 8 पार्टीज़ को किस तरीके से उनको ख़त्म करने का काम किया है, राज्य की पार्टियों को ख़त्म करने का काम किया है। ये वो राज्य की पार्टी हैं जो भूमिपुत्र की आवाज़ उठाती थी, सिर्फ राज्य में ही नहीं, राष्ट्र में भी। तो ऐसे लोगों को जिन्होंने महाराष्ट्र के हित में काम नहीं किया है, महाराष्ट्र के खिलाफ काम किया है, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि महाराष्ट्र ने आपको हर तरीके से आपके जो सपने थे उसको पूरा करने का काम किया है, जो आपकी अपेक्षाएँ थी इस राज्य से वो काम किया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य है राष्ट्र में, उसके लिए आप वोट करेंगे, उसके फ्यूचर के लिए आप वोट करेंगे, पर वोट आप ज़रूर करेंगे। बस यही मेरा एक मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।